हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ और ये कहानी रुद्रप्रयाग के मैन ईटर लेपर्ड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को जिम कॉर्बेट साहब ने लिखा है। दोस्तों, भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री हर साल केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्राओं पर जाते हैं। इन यात्राओं की शुरुआत ज़िला गढ़वाल में हरिद्वार से होती है। हरिद्वार से ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, श्रीनगर, चटवाल और गुलाबराय से होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचा जाता है और वहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती है। इस लेपर्ड ने रुद्रप्रयाग से 12 मील दूर केदारनाथ जाने वाली सड़क पर घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया था। यही बाद में रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए के नाम से मशहूर हुआ। 1918 में हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी फैली थी, उससे गढ़वाल में भी सैकड़ों लोग मारे गए थे और फिर उस बीमारी के ख़त्म होने के बाद इस तेंदुए द्वारा इंसानों पर हमले की शुरुआत हुई। इस तेंदुए ने अपना पहला इंसानी शिकार 9 जून 1918 को किया और अपना आखिरी इंसानी शिकार 14 अप्रैल 1926 को किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आदमखोर ने इन 8 सालों में 125 लोगों की जान ले ली थी, जबकि गैर सरकारी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि हमने सरसरी तौर पर सुन रखा था कि गढ़वाल में कोई आदमखोर लेपर्ड है और अखबारों में भी उसके बारे में खबरें पढ़ी थीं, लेकिन 1925 में मुझे रुद्रप्रयाग में उस तेंदुए के द्वारा किसी की मौत की सूचना मिली। मेरे पास गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर एबर्टसन का ख़त आया था और वो अपने डिस्ट्रिक्ट को आदमखोर से छुटकारा दिलाना चाहते थे। मैंने जल्दी से तैयारी की और अपने साथियों के साथ रुद्रप्रयाग के लिए चल पड़ा। अब 10 मील के लंबे सफ़र के बाद रुदासू के एक गेस्ट हाउस पहुँचे, लेकिन हमें गेस्ट हाउस में ठहरने की परमिशन नहीं मिली। मजबूरन हमने रुद्रप्रयाग की सड़क पर कैंप लगाकर रात गुजारने का फैसला किया। अब 10 दिनों के लगातार सफ़र से हम थक चुके थे। तेंदुआ उस रात अगर वहां आ जाता तो उसे आसानी से इंसानी शिकार मिल जाता। अगले दिन हम दिन होते होते रुद्रप्रयाग पहुंच गए। एबर्टसन और वहां के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया। रुद्रप्रयाग के पूरब में एक पहाड़ी से 500 स्क्वायर मील का वो एरिया दिखाई देता है जहां वो आदमखोर दहशत फैलाए था। अलकनंदा नदी ने यह इलाका 2 टुकड़ों में बांट रखा है। अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग के उत्तर से बहती है। यहाँ वो दक्षिण से आई मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। पहाड़ी से कुछ दूर हरे भरे खेतों का एक सिलसिला है। ये खेत 50-50 गज चौड़े हैं। यहाँ पर लोगों के घर खेतों के किनारे और ऊंची जगहों पर बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि खेतों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके, क्योंकि खेतों के किनारों पर कोई बाड़ या दीवार नहीं थी। रुद्रप्रयाग में 2 सड़कें थीं, एक केदारनाथ और दूसरी बद्रीनाथ जाती थी। क्योंकि उस ज़माने में ये दोनों सड़कें बहुत ख़राब हालत में थीं, तो इन पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी। रुद्रप्रयाग में मेरे आने से पहले एबर्टसन ने एक खाका लगवाया था जो नाकाम हो गया था और इसकी वजह एक साधु की मौत बनी थी। ये साधु मित्रा से बद्रीनाथ जा रहा था। जब यह साधु रुद्रप्रयाग पहुंचा तो सड़क के किनारे एक दुकान पर यात्रियों की दुकानदार से बहस हो रही थी। दुकानदार का कहना था कि यात्री यहाँ से 4 मील दूर एक जगह पर पहुँचने की कोशिश करें जहाँ उन्हें रात गुजारने की जगह मिल जाएगी, जबकि यात्री यहीं पर ठहरने की जिद कर रहे थे। साधु ने यात्रियों की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि अगर यहाँ तेंदुओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो वो उसे जबड़े से पकड़कर 2 हिस्सों में चीर देगा। ना चाहते हुए भी दुकानदार को उसकी बात माननी पड़ी। अब अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो उन्हें वो साधु कहीं नज़र नहीं आया।
उसकी चादर जो उसने ओढ़ रखी थी वो वहीं पर पड़ी थी और उस पर खून के धब्बे थे और दूर दूर तक जाती हुई खून की लकीर थी। अब लकीर के सहारे लोग आगे बढ़े तो थोड़ा आगे उस साधु की अतखाई हुई लाश पड़ी थी और हाका नाकाम होने की वजह यह थी कि जब हाका लगाया जा रहा था तो उस वक्त लेपर्ड वहाँ पर नहीं था। मेरा रुद्रप्रयाग आने का मकसद तेंदुओं को तलाश करके उसे ठिकाने लगाना था, लेकिन उस इलाके का जो मैप हमें दिया गया था उसके हिसाब से आदमखोर 500 मील के इलाके में वारदात कर रहा था। इतने बड़े एरिया में इस दरिंदे को तलाश करना जो सिर्फ रात में ही घटनाएं कर रहा था अच्छा खासा मुश्किल काम था। अब मैंने सबसे पहले अलकनंदा नदी पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो उस इलाके को 2 हिस्सों में बांटती थी। मुझे यकीन था कि जब तेंदुओं के एक हिस्से में शिकार नहीं मिलता होगा तो वो दूसरे हिस्से में नदी पर जो झूलेदार पुल बना हुआ है उससे आ जाता होगा, क्योंकि यह पुल ही दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ता था। उस एरिया में 2 पुल थे, एक रुद्रप्रयाग में और दूसरा वहाँ से 12 मील दूर छिटवापीपाल में एरिया में। मुझे यकीन था कि अगर मैं उन दोनों पुलों की नाकाबंदी कर दूं तो मैं तेंदुओं को एक इलाके तक रोक दूंगा और फिर उसे वहीं पर तलाश करने की कोशिश करूंगा। रुद्रप्रयाग पहुंचते ही मैंने 2 बकरियां खरीद लीं। एक को मैंने केदारनाथ यात्रा वाली सड़क पर बांधा और दूसरी को अलकनंदा की दूसरी तरफ जंगल में बांधा। अब दूसरी सुबह जब मैं जंगल पहुंचा तो पता चला कि दूसरी बकरी मारी जा चुकी थी और उसे थोड़ा सा खाया भी गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि इसे तेंदुए ने ही मारा है, मगर खाया उसे गीदड़ ने था। अब आदमखोर तेंदुए की कोई खबर ना पाकर मैंने मारी गई बकरी की निगरानी का फैसला किया। शाम 5 बजे मैं बकरी से 50 गज दूर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जब अंधेरा होने लगा तो मैं पेड़ से उतरकर गेस्ट हाउस की तरफ बड़ी ही सावधानी से बढ़ा और यह खुशकिस्मती थी कि मैं सुरक्षित गेस्ट हाउस पहुंच गया, क्योंकि अगली सुबह जब गेस्ट हाउस के बाहरी दरवाजे पर आया तो हमें कच्ची मिट्टी ज़मीन पर तेंदुए के पंजे के बहुत सारे निशान मिले। हमारा पीछा करने वाला यकीनन आदमखोर तेंदुआ ही था। उस दिन जितना दूर मैं चल सकता था मैं चला और दूर दराज के गाँवों में जाकर लोगों से आदमखोर के बारे में सूचनाएं इकट्ठा की। वो दिन इसी तरह बिना किसी घटना के गुजर गया। दूसरे दिन सुबह मैंने बस नाश्ता किया ही था कि एक देहाती मेरे पास खबर लेकर आया कि आदमखोर ने कल रात एक पहाड़ी के पास एक औरत को मार डाला है। मैंने फ़ौरन तैयारी की और अपने 2 आदमियों और उस देहाती के साथ घटनास्थल की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उस औरत के पति ने विस्तार से हमें सारी घटना बताई। वो औरत रात को खाने के बर्तन धोने के लिए घर से निकली थी और तेंदुए का शिकार हो गई थी। उसके घर का बाहरी दरवाज़ा एक 4 फीट चौड़ी गली में खुलता था। अब ज़मीन पर मौजूद पग मार्क से पता चलता था कि लेपर्ड उसे पहाड़ी से खींचकर एक खेत में ले गया था, जहां उसने औरत को कुछ खाया और फिर आधी खाई हुई लाश को छोड़कर चलता बना। उस औरत की लाश से कुछ फासले पर नारियल का एक पेड़ था और उसके नीचे घास का एक बड़ा बंडल रखा हुआ था, जिसकी ज़मीन से ऊंचाई लगभग 4 फीट थी। मैंने उस गट्ठर में छुपकर बैठने का फैसला किया। यहीं से एक सकरा रास्ता नदी की तरफ जाता था, जिस पर एक आदमखोर लेपर्ड के पंजों के निशान थे। ये निशान एक बूढ़े लेपर्ड के थे। उसके दाएं पंजे में कोई मुश्किल थी। 4 साल पहले उसको यहीं पर शायद गोली लगी थी। मैंने 8 फीट लंबे 2 बांस लिए और उन्हें लाश के दोनों तरफ गाड़ कर अपनी राइफल को ज़मीन की तरफ मुँह करके बांध दिया। फिर मछली की डोरी लेकर उससे राइफल के टैगर को बांध दिया और फिर 2 किलो लेकर ज़मीन में उस रास्ते पर गाड़ दी जिस पर उस लेपर्ड के पंजों के निशान थे। अब अगर तेंदुआ उधर से आता और उससे वो डोरी खींच जाती तो तेंदुआ मारा जा सकता था
और फिर एक सफ़ेद पत्थर मैंने लाश के करीब रख दिया ताकि अंधेरे में निशाना लगाना आसान हो। फिर मैंने घास के गट्ठर से कुछ घास अपने आगे और कुछ अपने पीछे रख ली। अब तेंदुआ जिधर से भी आता मगर हमें नहीं देख सकता था। मैंने अपने आदमियों को नंबरदार के घर में रहने के लिए भेज दिया और कहा कि वो सुबह सूरज निकलने पर वापस मेरे पास आए। सूरज डूबने वाला था और पूरी वादी का नज़ारा किसी जन्नत की तरह लग रहा था और देखते ही देखते दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल गया। अभी अंधेरा हुआ ही था कि दूर पर बिजली चमकने लगी और बादल गरजने की आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ ही देर में बादल पूरी तरह छा गए और बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, बादल फट रहे थे और अचानक सफ़ेद पत्थर हमें धुंधला दिखने लगा और तेंदुए के लाश को खाने की हड्डियों के टूटने की आवाज़ मुझे आने लगी। 10 मिनट बाद पत्थर फिर साफ दिखने लगा। मैंने अपनी राइफल उठाई और इंतज़ार करने लगा कि पत्थर फिर से कब धुंधला दिखाई देगा और मैं गोली चलाऊं। लेकिन राइफ़ल बहुत भारी थी और ज़्यादा देर में उसे उठाए नहीं रख सकता था, तो हाथों को आराम देने के लिए अपनी राइफ़ल नीचे रखी। अभी राइफ़ल नीचे रखी ही थी कि पत्थर फिर धुंधला हो गया और अगले 2 घंटों में ऐसा 3 बार हुआ, लेकिन मुझे गोली चलाने का मौका ना मिल सका। आखिर चौथी बार जब पत्थर धुंधलाया तो मैंने तेंदुए पर अंदाजे से गोली चला दी। अगली सुबह जब मैंने वहां जाकर जायज़ा लिया तो पता चला कि मेरी गोली उसकी गर्दन को छूकर गुजर गई थी। उसके बाद वो दोबारा फिर दिखाई नहीं दिया। अब सूरज निकलते ही मैं अपने साथियों के साथ रुद्रप्रयाग के लिए निकल पड़ा। रुद्रप्रयाग जाते हुए हमें बहुत निराशा हो रही थी। तकदीर ने मेरे साथ और गढ़वाल के लोगों के साथ जो खेल खेला था, हम उससे बहुत परेशान थे। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद हमने तकदीर को कोसना बंद किया और रात को मिली नाकामी के बारे में सोचने लगे। निशाना चूक जाने का गम मनाना बेकार था। अगर लेपर्ड ने अलकनंदा नदी क्रॉस नहीं की है तो उसको मारने के लिए मेरे पास अब ज़्यादा मौका था। पहली बात जो हमें मालूम करनी थी वो ये कि लेपर्ड ने नदी क्रॉस की या नहीं। अब मैंने अपनी तलाश को रुद्रप्रयाग के पुल तक सीमित करने का फ़ैसला किया। रात के वक्त पुलों के 4 फीट चौड़े रास्ते पर कांटेदार झाड़ियाँ रख दी जाती थीं ताकि लेपर्ड पुल ना क्रॉस कर सके। रुद्रप्रयाग के पुल के बाएं वाले मीनार पर मैंने करीब 20 रातें गुजारी। वो मीनार करीब 20 फीट ऊंचा था। उसकी छत 4 फीट चौड़ी और लगभग 8 फीट लंबी थी। उस पर बांस की सीढ़ी लगाकर चढ़ा जाता था। जो 20 रातें हमने उस पर गुजारी, उस दौरान पुल पर कांटेदार झाड़ियाँ रख दी जाती थी और इस दौरान सिर्फ एक सियार ने उस पुल को क्रॉस करने का प्रयास किया था। अभी मैं पुल की निगरानी कर रहा था कि एबर्टसन और उनकी बीवी वहाँ आ पहुँची। क्योंकि बंगले में जगह कम थी तो मैंने उनके रहने के लिए बंगला खाली कर दिया और करीब ही एक पहाड़ी पर अपना कैंप लगा दिया और कैंप के चारों तरफ ऊंची ऊंची कांटेदार झाड़ियों की बाड़ खड़ी कर दी। वहीं पर कैंप से लगा हुआ नाशपाती का एक बड़ा पेड़ था जिसकी टहनियाँ बाड़ के अंदर तक आ रही थीं और धूप से बचने के लिए सोचकर मैंने उन्हें कटवाया नहीं था और हमारी सुरक्षा का सबसे कमज़ोर हिस्सा ये पेड़ ही था। अब आधी रात के करीब पेड़ पर तेंदुए के चढ़ने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने बराबर पड़ी राइफल उठाकर कैंप से बाहर आया, लेकिन लेपर्ड टहनियों की आवाज़ से घबराकर पेड़ से छलांग मारकर नीचे चला गया। अब मैंने निशाना लगाने के लिए राइफल उठाई, लेकिन तब तक वो खेतों में गायब हो चुका था। दूर पहाड़ों से मुझे सियार की वार्निंग की कॉल सुनाई दी। इसका मतलब था तेंदुआ मेरे हाथ से निकल चुका है। दूसरे दिन ही मैंने
पेड़ कटवा दिया और बाड़ को और ठीक से लगवा दिया। इसके बाद हम कई हफ्ते कैंप में रहे, लेकिन हमारी नींद खराब नहीं हुई। एबर्टसन के आने के कुछ दिन बाद हमें खबर मिली कि तेंदुए ने रुद्रप्रयाग से 2 मील दूर एक गाय को मार दिया है। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि तेंदुए ने गाय के बाड़े का दरवाज़ा तोड़कर एक गाय को मार दिया, फिर घसीटकर दरवाजे तक लाया, लेकिन उसे दरवाजे से बाहर नहीं निकाल पाया, तो उसका थोड़ा हिस्सा ही खाकर वो वहाँ से चलता बना। वो मकान गांव के बीच था और उस मकान के सामने के मकान की दीवार में छेद करके इस मकान की निगरानी की जा सकती थी। हम शाम होते ही उस मकान की निगरानी में लग गए, लेकिन तेंदुआ रात भर दिखाई नहीं दिया और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। और फिर 2 दिन बाद एक दूसरी गाय के मारे जाने की खबर सुनाई दी, और यहाँ भी तेंदुआ गाय को घर से ना ले जा सका था। वहाँ भी हम घात लगाकर बैठे, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। लेपर्ड को मारने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक फंदा भेजा गया जो 5 फीट लंबा और 80 पाउंड वजनी था, और उसके जबड़े में 3 इंच लंबे 5 दांत लगे हुए थे। वो फंदा उस खेत में लगा दिया जहाँ तेंदुए के पगमार्क मिले थे, और तेंदुए को उधर लाने के लिए दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी ताकि लेपर्ड उस फंदे के ऊपर से गुजरने को मजबूर हो जाए। अब एक गड्ढा खोदकर फंदे को उसमें बांध दिया। मैं और एबर्टसन अब एक पेड़ पर चढ़कर उसका इंतज़ार करने लगे। हमें यकीन था कि लेपर्ड इस बार बचकर नहीं जाएगा। शाम होते ही अंधेरा फैल गया और अभी 1 घंटा ही हुआ था कि तेंदुए की गरज सुनाई दी। तेंदुआ फंदे में फंस चुका था। मैंने टार्च जलाई तो देखा उसका आगे का पंजा फंदे में फंसा हुआ था। मैंने अगले ही पल निशाना लेकर उस पर गोली चला दी। गोली तेंदुए के बजाय जंजीर पर लगी और उसकी एक कड़ी टूट गई। जंजीर के टूटते ही तेंदुआ फंदे को लेकर आगे खेतों में भागने लगा। मैंने और एबर्टसन ने निशाना लेकर उसके ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी, मगर तीनों निशाने खाली गए। अब मैं और एबर्टसन पेड़ से उतरे और उन चट्टानों की तरफ चल दिए जिधर तेंदुआ गया था। इस दौरान टार्च की बैटरी कहीं निकलकर गिर गई। एबर्टसन ने वो पेट्रोल लैंप जला लिया जो हम मचान पर लेकर गए थे। हम बड़ी सावधानी के साथ उन चट्टानों पर पहुँचे। चट्टानों से थोड़ा दूर एक ढलान पर तेंदुआ हमारी ओर मुंह करके गुर्रा रहा था, और फिर अगले ही पल मेरी गोली ने उसके सर के परचक्के उड़ा दिए। मेरे सामने एक बड़ा तेंदुआ ज़मीन पर पड़ा था, और यह उसी इलाके में मारा गया था जहां आदमखोर ने दर्जनों शिकार किए थे। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यही आदमखोर तेंदुआ है। और फिर हम अपने आदमियों की मदद से उसे अपने कैंप ले आए। रात में खाने के वक्त मैं गेस्ट हाउस पहुंचा। खाने के बीच और बाद में भी काफ़ी देर तक हम लोग आपस में बहस करते रहे कि ये तेंदुआ आदमखोर था कि नहीं। फिर हमने फैसला किया कि कल तेंदुए की खाल उतारेंगे और फिर परसों पुरी चले जाएंगे। पुरी में एबर्टसन को कुछ ज़रूरी काम थे। मैं भी रुद्रप्रयाग में काफ़ी दिनों से था और काफ़ी थक गया था। अगले दिन सुबह से शाम तक लोग लेपर्ड को देखने आते रहे। उनमें से बहुत से लोगों का कहना था कि वो आदमखोर को पहचानते हैं और ये वही तेंदुआ है। इन बातों से एबर्टसन का वो यकीन सही साबित हो रहा था कि वो सही हैं और मैं गलत। लेकिन मैंने उनसे 2 बातों की रिक्वेस्ट की कि वो लोगों से कहें कि लेपर्ड के मामले में वो अब भी सावधान रहें और दूसरे लोगों को अभी तेंदुए के मारे जाने की खबर ना दें। फिर उस रात हम जल्दी सो गए क्योंकि सुबह हमें वापस जाना था। अब सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तभी 4 आदमी हमें यह सूचना देने आए कि चट वाली पाल में पुल से 1 मील दूर आदमखोर ने एक औरत को मार डाला है। उस सूचना के बाद मैं एबर्टसन के पास पहुंच गया। पुरी जाने का प्लान कैंसिल करने के बाद हम आगे की रणनीति बनाने लगे और फिर घटना स्थल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर पता चला
कि यह औरत अपने 6 माह के बच्चे के साथ एक पक्के मकान में रहती थी। रात में किसी काम से अपने घर से बाहर निकली और तेंदुए का शिकार बन गई। 4 बजे के करीब हम लाश की निगरानी करने के लिए चल पड़े। लाश से 60 गज की दूरी पर एक बड़ का पेड़ था। यहाँ से लाश साफ दिखाई पड़ रही थी। हमारा प्लान यह था कि जब तक लाश दिखाई दे हम वहाँ बैठे रहें और रात होने पर पेट्रोल लैंप की मदद से गांव पहुँच जाएं। लाश के पूरब में घना जंगल था और अगर तेंदुआ उधर से आता तो एबर्टसन उसे देख लेते। अब सूरज डूब रहा था और हमारे चारों तरफ परछाइयाँ फैलने लगी थी। इतने में एक कुत्ता भौंकता हुआ पहाड़ी से जंगल की तरफ आया। उसने तेंदुए को देखा था और फिर एक पेड़ की सूखी टहनी भी टूटकर पहाड़ी से नीचे हमारी तरफ आई और जिस पेड़ के पास हम खड़े थे उससे टकरा कर ठहर गई। लेकिन तेंदुआ हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा फैलने लगा था। अब हमने वापसी का इरादा किया और लैंप जलाया और चल दिए। एबर्टसन लैंप लिए आगे आगे चल रहे थे और मैं राइफल थामे सावधानी के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक चट्टान पर चलते हुए एबर्टसन का पैर एक पत्थर पर पड़ा और फिसला और फिर जो लैंप वो हाथ में लिए थे वो चट्टान से टकराया और उसका शीशा टूट गया। इसके बाद लैंप बुझ गया। अब हमें आधा मील अंधेरे में ही चलना था और वो भी ऐसे रास्ते पर जिस पर कदम कदम पर कांटेदार झाड़ियाँ थीं। उस पर यह डर भी था कि कहीं लेपर्ड पीछा ना कर रहा हो और हमें अपना शिकार ना बना ले। बाद में हमें पता चला कि तेंदुआ हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन हम सकुशल गांव पहुंच गए थे। जिस मकान में हमारे आदमी ठहरे हुए थे उसमें जाने के लिए एक जीना था जो बरामदे में जाता था। उसके बाद 2 कमरे थे। जब हम बरामदे में पहुंचे तो ना जाने कहां से एक कुत्ता आ गया और हमारे जूते सूंघकर दुम हिलाने लगा। इसके बाद वो जीने की तरफ गया। दूसरे ही पल वो भागता हुआ हमारी तरफ वापस पलटा। अब कुत्ते पर नजर रखते हुए तेंदुए की हरकत का अंदाजा किया जा सकता था, क्योंकि तेंदुआ वहीं बरामदे के किसी कोने में था और फिर तेंदुआ जब बरामदे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे चला गया तो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। हमारा जो कमरा था उसमें कोई खिड़की नहीं थी, तो हमने बरामदे में ही सोने का फैसला किया और वो कुत्ता हमारे पैर के पास रात भर बड़े आराम से सोता रहा। एबर्टसन और मैं रात भर बारी बारी जाग कर निगरानी करते रहे और फिर अगले दिन सुबह उस औरत की लाश पर पहुंचे। तेंदुआ अपने शिकार को खाने में नाकाम रहने पर रात भर वहां नहीं आया था। फिर उस दिन की रात भी हमने तेंदुए के इंतज़ार में एक पेड़ पर गुजारी, लेकिन तेंदुआ नहीं आया। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद एबर्टसन रुद्रप्रयाग चले गए और मैं भी शरीर और दिमाग से एकदम थक चुका था। ये जानते हुए कि अखबारों में मेरे ऊपर काफ़ी छीटाकशी होगी, मैं भी 15 दिन के लिए नैनीताल चला गया। जाने से पहले मैंने गढ़वाल के लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। फिर मैं 3 महीने बाद गढ़वाल वापस पहुँचा। पुरी में एबर्टसन हमें मिल गए और फिर हम रुद्रप्रयाग आ गए। इन 3 महीनों में आदमखोर ने 10 लोगों को मार डाला था और इस दौरान तेंदुओं को मारने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। आखिरी शिकार उसने एक छोटे से बच्चे का किया था और यह घटना हमारे रुद्रप्रयाग आने से सिर्फ 2 दिन पहले की थी और अलकनंदा नदी के किनारे पर हुई थी। जब हम घटनास्थल पहुँचे तो हमें यह देखकर काफ़ी निराशा हुई कि वहाँ पर सिवाय हड्डियों के कुछ नहीं बचा था। लड़के की मौत रुद्रप्रयाग से 4 मील दूर हुई थी, इसलिए हमने झूला पुल को फौरन बंद करवा दिया ताकि तेंदुआ दूसरी तरफ ना जा सके। एबर्टसन ने उस झूला पुल पर एक प्लेटफार्म बनवाया। मैं और एबर्टसन
रुद्रप्रयाग में 5 दिन रुकने वाले थे और हमने वो 5 रातें प्लेटफॉर्म पर गुजारी। फिर एबर्टसन के चले जाने के बाद तेंदुए ने एक कुत्ता, 4 बकरी और 2 गायों को मार दी थी, मगर इस दौरान कोई इंसान नहीं मारा गया था। लेकिन फिर उस आदमखोर तेंदुए ने एक औरत और उसके बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जिस कमरे में वो औरत अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी, उसमें तेंदुआ ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर घुस गया था और औरत को हाथ से पकड़कर दरवाजे तक लाया और ये सोचकर बाहर निकल आया कि अब वो उसे बाहर से खींचेगा। इसी दौरान यह औरत हिम्मत करके एकदम से उठी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फौरन उससे सटाकर भारी भारी सामान रख दिए ताकि तेंदुआ दोबारा फिर अंदर ना आ सके। औरत के बाजू और सीने पर गहरे जख्म हो गए थे और बच्चे के सर पर एक जख्म था और दोनों ही घायल थे। अब अगली 2 रातें हमने उस कमरे में गुजारी, पर तेंदुआ वहाँ नहीं आया। मार्च के आखिरी दिन एबर्टसन पुरी से वापस आ गया। हमें सूचना मिली थी कि रुद्रप्रयाग के उत्तर में एक गांव में तेंदुआ बार बार देखा गया था। वो गांव उस जगह से 1 मील दूर था जहां पर हमने लेपर्ड को फंदे में फंसाकर मारा था। दोपहर का खाना खाकर मैं और एबर्टसन अपने एक आदमी के साथ उस जगह की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने एक बकरी खरीदी। गांव से एक पगडंडी उस पहाड़ी की तरफ जाती थी जिसकी ऊंची और नीची जगहों पर झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। हमने बकरे को पगडंडी के करीब खूंटा गाड़कर बांध दिया और खुद 100 गज दूर चट्टानों के बीच छुपकर बैठ गए। बकरा ज़ोर ज़ोर से मिमिया रहा था और फिर जब अंधेरा हो गया तो बकरे ने मिमियाना एकदम बंद कर दिया। मैंने चट्टान की आड़ से देखा तो बकरे के कान पूरी तरह खड़े थे और वो झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अब कोई शक नहीं था कि तेंदुआ वहां आ पहुंचा था। चांद की रोशनी काफ़ी कम हो रही थी, जिसकी वजह से बकरा एक धब्बे की तरह ही नज़र आ रहा था। हमें एक लंबा रास्ता तय करना था और लेपर्ड अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया था। इसलिए मैंने बकरे का रस्सा खोला और उसे अपने आदमी के हवाले किया और गांव की तरफ चल दिया। पता नहीं कैसे बकरे की रस्सी मेरे आदमी के हाथ से छूट गई और बकरा पगडंडी पर भागने लगा। हम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। पुल पर आकर बकरा बाईं तरफ मुड़ गया और फिर हमारी नज़रों से ओझल हो गया। फिर हमने सोचा शायद शॉर्टकट से बकरा गांव जा रहा होगा। हम भी वापस मुड़े और अभी हम सिर्फ 100 गज ही चले थे कि बकरा हमें सड़क पर पड़ा दिखाई दिया। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और मैं समझ गया कि बकरे का यह हाल उस तेंदुए ने ही किया होगा। हमारे पास माचिस की तीली का एक डिब्बा था। हम उसे जला जलाकर उसकी रोशनी में गांव तक पहुँचे। बकरे को हमने वहीं छोड़ दिया। अब अगली सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ आदमखोर के पंजों के काफ़ी निशान मिले। उसने गांव तक हमारा पीछा किया था, लेकिन बकरे को उसने छुआ भी नहीं था। बकरे को देखने के बाद जब मैं गेस्ट हाउस वापस आया तो हमें सूचना मिली कि बीते दिन तेंदुए ने रुद्रप्रयाग में एक आदमी को मार डाला है। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा तेंदुए ने उसकी रान और कंधे से थोड़ा सा मांस खाया था। आसपास कोई पेड़ नहीं था कि जिस पर हम मचान बनाते, तो हमने जहाँ जहाँ तेंदुए ने मांस खाया था हमने उन जगहों पर साइनाइड के कैप्सूल रख दिए। फिर हम वहाँ से चले आए। अगली सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि तेंदुए ने उन जगह को छुआ भी नहीं था जहाँ हमने जहर के कैप्सूल छुपाए थे। बाकी जगहों से उसने पेट भरकर मांस खाया था। फिर उसने लाश झाड़ियों में छुपा दी थी और यहाँ भी कोई पेड़ मचान बनाने को नहीं था। अब हमने फैसला किया कि एबर्टसन गांव से 1 मील दूर आम के पेड़ पर मचान पर रात बिताएंगे और मैं लाश से 400 गज दूर पगडंडी के किनारे एक पेड़ पर रात गुजारूंगा। मेरे पेड़ के बाएं तरफ पगडंडी थी और दाईं तरफ वो झाड़ियाँ थीं जिसमें तेंदुए ने लाश छिपा रखी थी। रात चांदनी थी। अगर तेंदुआ पगडंडी से आता तो मैं उसे आसानी से गोली मार सकता था। अब रात को 8 बजे
अचानक लाश के पास एक कुत्ता भौंकने लगा, यानी तेंदुआ वहाँ आ चुका था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये स्टोरी को मैं रोक रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, जिसके लिए इसे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी स्टोरियाँ वक्त पर मिल सकें। और दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इस स्टोरियों को मैं कैसे और इम्प्रूव करूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी लगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, जो जल्दी ही अपलोड होगा 1 आध दिन में। चलिए विदा लेते हैं। जय भारत, जय हिंद।